आज से जो है हम लोग बीए पार्ट थर्ड में आपको एक पेपर्स है जिसको पेपर 5 कहते हैं। सामान्यतः इसको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं और किसी किसी विश्वविद्यालय में से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं और कहीं कहीं पे इसको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। मतलब कंटेंट्स लगभग सेम है, लेकिन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो इसमें कहीं पे अभी ग्रोथ मॉडल पढ़ना नहीं है, लेकिन इसमें 5-6 ग्रोथ मॉडल पढ़ना है। जैसे मुख्य रूप से हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल पढ़ाएंगे, सोलो मॉडल पढ़ाएंगे, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल पढ़ाएंगे और महालनोबिस मॉडल 3-4 मॉडल हमको पढ़ाया जाएगा। इस यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब पीजी करते हैं तो उसमें फिर अलग से बहुत सारे मॉडल्स वगैरह आपको पढ़ना होता है। क्लियर है? तो हम आशा रखते हैं कि लगातार कंटिन्यू क्लास में रहेंगे ताकि पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप क्लियर हो। चूँकि आपका जो सिलेबस है, हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, दैट हैज़ टू बी स्टडीड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो वट एवर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक, जो वट एवर विल बी द टॉपिक्स एंड दैट हैज़ टू बी कोरिलेटेड विद इंडियन इकोनॉमी, उसको इंडियन इकोनॉमी से कोरिलेट करना है। लगभग सभी विश्वविद्यालय में यही पढ़ना है कि हमारे के यहाँ कि स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी का आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमारे के यहाँ क्या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। जब हमारा देश गुलाम था तो उसको हम लोग कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली कॉलोनियल इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था था या वह हमारी व्यवस्था है जिसमें दूसरे कंट्री हमारे कंट्री के ऊपर शासन करते थे। दैट मीन्स व्हेन ए कंट्री इज रूल्ड बाय द अदर कंट्री, the country on which it is ruled is called the colony of that country, and before independence India was the colony of British। हम लोग ये सब पढ़े हैं। और जो सबसे पहला यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग एंड, जैसे सबसे पहला देखिए बता दूं, इसको हम लोग ऐसे पेपर 5 कहते हैं। पेपर 5 है। आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस और अपने अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक रखें, कम से कम बहुत नहीं 2 से 3 साल का, मैक्सिमम 5 साल का। उसमें से सभी क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। क्योंकि पहले का जो हम लोग पढ़ाते थे क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं करते थे, लेकिन आंसर राइटिंग करते हैं तो आप सीख पाएंगे इकोनॉमिक्स। अदरवाइज वही होगा कि 10 क्वेश्चन पढ़ गए, पास करके कुछ सीखे नहीं। तो आप टॉपिक पढ़ते हैं, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन की पढ़ना अलग है और आंसर राइटिंग करना आपका अलग होता है। तो उस आंसर राइटिंग करते हैं तो बाद में कमीशन हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, खासकर बिहार में तो अब जो है ऑप्शनल ख़त्म कर दिया है, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी आपको समय लगता है, इतना आसान नहीं है कि आपको बन जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर आपको लेक्चरशिप में जाना है या किसी और दूसरे सेक्टर्स में जाना है, आरबीआई का एग्ज़ाम वगैरह देना है, तो उसमें आपको लिखने वाला एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो आप आंसर राइटिंग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो बेसिकली इस पेपर का नाम है पेपर 5 कहते हैं हम लोग। पटना यूनिवर्सिटी में भी है। पटना यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी हैं उसको इसमें क्या है, तो पटना विश्वविद्यालय में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके है, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950। इसके पहले जब पढ़ते थे तो इंडियन इकोनॉमी 1857 टू 1947 इस तरीके से है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में 2 पेपर है, तो पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उसको पेपर 5 और जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो दोनों पढ़ेंगे तो आपका 2 पेपर कवर हो जाएगा जो पटना विश्वविद्यालय के हैं। बाकी जो विद्यार्थी हैं ये पढ़ेंगे। अगर इंडियन इकोनॉमी जिनका छूट गया है आप इंडियन इकोनॉमी वाले क्लास में आ सकते हैं। तो जब देश को आज़ादी मिला तो इंडिया जो है एक डिपेंडेंट इकोनॉमी था, इंडिया एक डिप्रिसिएटेड इकोनॉमी था, पहले भी हम लोग बताए थे। इन सभी को अब इंडिया में जब आज़ादी मिला, भारत को जब आज़ादी मिला तो समस्या था कि क्या हम करें, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। कैसे हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एंड द सेम प्रॉब्लम वाज बिफोर द इंडियन लीडर्स कि हम क्या करें, कैसे करें। तो एक कंसेप्ट आया प्लानिंग का। चूँकि हम जो यूएसएसआर की बात करते हैं तो यूएसएसआर से काफ़ी प्रभावित था। यूएसएसआर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे हर काम सरकार खुद करती है, सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है और
हमारे के यहाँ जो बेसिकली जो प्लानिंग है, एक चैप्टर ही है प्लानिंग, एक यूनिट है प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। समानता कंपटीशन में प्लानिंग एक दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो प्लानिंग पढ़े कम से कम 10 क्लास आपको लगेगा। प्लानिंग बताएंगे, हिस्ट्री, प्लानिंग का हिस्ट्री बताएंगे, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, प्लानिंग का फीचर्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ प्लानिंग का बताएंगे, और जितना तरह का प्लानिंग है 15-16 तरह के प्लानिंग, सभी का मेरिट डिमेरिट्स बताएंगे। इट विल टेक मच टाइम, समय लगेगा। वैसे कंपटीशन में जब वो पढ़ते हैं तो इसके लिए एक दिन काफ़ी होता है। वो जो एक दिन में पढ़ाते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिकली जो प्लानिंग है उसको एक लाइन में कहते हैं कि प्लानिंग इज डिफाइंड, प्लानिंग इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग को हिंदी में योजना कहते हैं। क्या बोलते हैं? योजना कहते हैं। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव विच हैज़ टू फुलफिल इन ए डिफिनिट टाइम पीरियड। प्लानिंग क्या होता है? ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है जिसको एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है। जैसे आप लोग ऑनर्स करते हैं तो आपका प्लानिंग है कि हम 3 साल में हम अपना बीए का कार्यक्रम कर लेंगे, अगले 2 साल में पीजी कर लेंगे, और साथ में हम लोग यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी कर लेंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेंगे। आपका ये प्लानिंग होता है। आपके पेरेंट्स की प्लानिंग होता है, घर में कोई बच्चा पैदा हो उसका ही प्लानिंग होता है, अगले 1 साल में क्या करना है, फिर 2 साल में क्या करना है, 2 साल में प्ले स्कूल में डालना है, 2 से 2 साल 4 साल प्ले स्कूल में रखना है, वहाँ से नर्सरी में जाएगा, वहाँ पढ़ेगा 2 साल। इस तरह से उन लोग का प्लानिंग होता है। उसी तरीके से घर में माँ होती है, उसका भी प्लानिंग होता है कि दिन भर में क्या क्या करना है, उनका भी प्लानिंग होता है। घर में बाबूजी को नाश्ता बना के देना है, बच्चा स्कूल जाएगा उसको बना के देना है, बर्तन साफ करना है, सब प्लानिंग होता है ना। लेकिन ये प्लानिंग दिन भर का सफल, अगर एक दिन भर का प्लानिंग सफल कब होता है कि जब माँ और बाबूजी पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, दोनों तरीके से, फिजिकली और फाइनेंशियली। फाइनेंशियल हेल्थ भी गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब देश को आज़ादी मिला तो लोगों के सामने समस्या था कि इस पूरे काम को करने के लिए, यानी कि संविधान बनने के बाद कहा गया एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको भी देना है। तो प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में था, जो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी, जो बाद में नीति आयोग बन गया। ये हम लोग यहाँ तक जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली प्लानिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। समानता लोग जानते हैं प्लानिंग जो है या नेहरू जी ने आया, लेकिन इस पर बहुत लंबी बहस है। चूँकि आप ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो इसको डिटेल्स में हम आपको दे रहे हैं और एक आर्टिकल भी आपको देंगे। बेसिकली जो प्लानिंग का कंसेप्ट है 1938 में सुभाष चंद्र बोस दिए, तो बहुत कम जगह मिलता है और बहुत कम बुक्स में जिक्र भी मिलता है। इस पर एक लंबी बहस भी हुई थी, और बहस उस लिए हुई थी जो हम लोग कहते हैं कि हमारे मॉडर्न एक इंडियन इकोनॉमी के फादर हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर महालनोबिस। पढ़ते होंगे कि महालनोबिस सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम लोग महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। जो इंडस्ट्री की बात करते हैं कि किसी देश में अगर इंडस्ट्री का विकास हो ना तो वहाँ से गरीबी वगैरह खत्म हो जाए, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जब ये आर्टिकल लिखी गई बाद में तो उसमें नेहरू जी का नाम तो आया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं। ऐसा उनका एक आर्टिकल है जिसको लोग विरोध करते हैं, हम नहीं कर रहा हूँ, उसमें प्रूफ दूंगा। दोनों आर्टिकल PDF और वो आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगा। आर्टिकल लगभग 1000-2000 वर्ड का आर्टिकल है। अब उसमें पढ़िएगा, पूरा बेसिक चीज़ वहीं से हम उठा के आपको भी दिए हैं। देखिए पहले समझते हैं। यहाँ पे आ जाइए, क्या हो गया। देखो बेसिकली एक नहीं जो कि पूरा पारा पढ़िए कि आइडिया जो प्लान्ड इकोनॉमी का है वाज क्रिस्टलाइज्ड इन 1930 when our national leader came under the influence of the socialist philosophy, India's 5-year plan. India's 5-year plan were very much
impressed by the rapid strides achieved by the USSR and through the 5-year plan। पंचवर्षीय योजना से जो यूएसएसआर था, जिसे हम लोग सोवियत यूनियन कहते हैं, जब उनके बारे में बताएं। देखो क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन, ऑफिशियली द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का जो प्लान मॉडल है, भारत का जो 5 प्लान है, वो कहाँ से लिया गया, तो हमारा सोवियत यूनियन से लिया गया। सोवियत यूनियन कई देशों के यूनियन 1991 में वो कई देशों में बट गया, जिन्होंने अपना विकास 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसके बाद वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, लेनिन का चेला था स्टेलिन, एक लंबे समय तक वहाँ पे वन पार्टी सरकार था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की, और सभी का कंट्रोल जो है उस सरकार के हाथ में होता था और वहाँ से प्रभावित था। और दूसरी बात है कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, एनी प्रॉब्लम, 1929 में दिक्कत है, थोड़ा सीधा कर दो। नाइनटीन 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, और उसके पहले जो पूरे दुनिया है, लगभग जो बड़े बड़े कंट्री हैं, खासकर अमेरिका है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिलीव करती थी। लेकिन 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जो ये फ्री इकोनॉमी का कंसेप्ट है, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। उसका भी एक इन्फ्लुएंस हमारा था। लेकिन उस समय हमारी जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी, भली भांति फल फूल रही थी। क्लियर है? तो देखिए, यूएसएसआर का ऐसे एक मानचित्र है, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री हैं। ये उस समय का रूस है, और आज का रूस में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि उस समय का जो रूस है वो काफ़ी बहुत सारे कंट्रियों का आपका एक ग्रुप था, है ना, डैट स्पेड मच ऑफ द इसको छोड़ देते हैं। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा जो यूएसएसआर का जो इकोनॉमी है, जो उसका ग्रोथ मॉडल है, उससे भारतीय जो लीडर थे वो प्रभावित थे, और भारत में भी इसी तरह की प्लान को लाने को सोच रहे थे, है ना, भारत में भी इसी तरह की प्लान को लाने को सोच रहे थे। वैसे जो है आप सामान्यतः जीएस वगैरह में पढ़ते हैं कि भारत में जो सबसे जो बुक्स है हमारा 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया, बेसिकली सर एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे, जिन्होंने किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। तो जान लो, ये बेसिकली ये जो प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया है, इनसे इन्फ्लुएंस तो था, लेकिन ये जो प्लान है वो 5 वर्ष का नहीं था। इनके हिसाब से प्लानिंग 10 साल के लिए होना चाहिए था, है कि नहीं, 10 साल के लिए होना चाहिए था। इन विच ही प्रेजेंटेड ए कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का विकास कैसे होगा, इसका पूरा एक ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया, ऑफ द इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर, 10 वर्षों में कैसे, मैंने बताया था। और his core idea was to lay out the plan to shift labor from the agriculture to industries and double up the national income। इनका मानना था कि लेबर को हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट करेंगे तो हमारा इनकम डबल हो जाएगा। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना लेबर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, और इसी को हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज समझ ना, इसको हिंदी में कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी है। अगर 10 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं तो 5 क्विंटल हो रहा है, अगर उसमें 5 लोग लगेंगे, 5 निकल जाएंगे तो भी 5 क्विंटल खेती होगा, इसलिए मतलब 5 लोग छुपे हुए हैं। तो उस 5 व्यक्ति को वहाँ से निकाल कर अगर इंडस्ट्री में लगा दिया जाए तो उस परिवार का इनकम क्या होएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा मानना था किसका, प्रोफेसर सर एम विश्वेश्वरैया का। दे हैव गिवन द इकोनॉमिक आइडिया बट दे वाज इंजीनियर, वो इंजीनियर थे, मैं इनके बारे में अलग से बताऊंगा, है कि नहीं। और देखिए, from agriculture to industry and develop the national income. This was the first concrete scholarly work toward the planning. ये पहला concrete work था प्लानिंग की तरफ से। And the economic perspective of India's freedom movement was formulated during the 13th between 1931 कराची सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस 1936। फिर चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हमको जरूरत यहाँ तक था, ये आपका क्लियर होगा, इसको घर पर पढ़िएगा। ये देखिए आपका सर एम विश्वेश्वरैया हैं, इनकी बुक्स है, ये बुक है इनका ओरिजिनल बुक है, इनका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया।
ये जीएस वगैरह पढ़ते हैं तो किताब का नाम ही पूछता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, किसने लिखा? तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखा। कब लिखे? 1934 में लिखे। और थोड़ा इनके बारे में जान लें। देखिए, विश्वेश्वरैया इज रिगार्डेड इंडियाज एज ऑफ द फोरमोस्ट सिविल इंजीनियर। एक सिविल इंजीनियर थे, भारत के एक सफल सिविल इंजीनियर थे, कुछ बर्थडे 15 सितंबर का बर्थडे है। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इंजीनियरिंग डे। हमारा एक क्वेश्चन हो गया ना जी कि इनके लिए इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। देखो, इनका बर्थडे है 15 सितंबर को। इज सेलिब्रेटेड एज एवरी ईयर इंजीनियरिंग डे इन इंडिया, श्रीलंका एंड तंजानिया। ही इज आल्सो ऑफन रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ द मॉडर्न मैसूर, क्योंकि मैसूर के दीवान भी थे, है ना, मैसूर के दीवान थे अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रजावाणी। ये जो हमारा कन्नड़ में है, ये कन्नड़ की भाषा है, और इनको बहुत ही एक क्या कह सकते हैं, कर्नाटक में बहुत ही सफल और इन्फ्लुएंस व्यक्ति माना जाता है। बेसिकली इससे दो क्वेश्चन हमारा निकल के, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो पहला निकल के आया कि एम विश्वेश्वरैया ने एक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखे थे, जिसमें 10 वर्षों के लिए प्लान की बात की गई थी, जिसका पब्लिकेशन 1934 में हुआ। और इनका बर्थडे क्या है? 15 सितंबर को है। और 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे भी भारत में मनाया जाता है। ना सिर्फ भारत में बल्कि आपका जो है श्रीलंका में, तंजानिया में भी इनके बर्थडे मनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? कुछ कुछ लिखते रहो, ऐसे में पीडीएफ भेज देंगे, इसमें आप कुछ कुछ अपना लिखिए, ज़रूरत है तो। ठीक है, बेसिकली ये दोनों बार लिखा गए, हिंदी होना चाहिए, इसको सही कर देंगे। देखिए, अब थोड़ा सा आइए इनके बारे में। इनको लोग इग्नोर करते रहे हैं, लेकिन हम इनके अंदर छुपी हुई बात, सबसे पहली बात, कोई अगर आपसे पूछे कि जैसे प्रधान महात्मा गांधी का इकोनॉमिक विचार क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस का भी कुछ विचार था इकोनॉमिक्स पे। बेसिकली उस समय के सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड हैं, जिस समय सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होता था। तो सोचिए, जानकारी रखते होंगे। डैट मीन्स ये उस समय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो ड्रेस में देखते हैं एसपी साहब हैं, है ना। हालांकि नौकरी ज्वाइन करके बाद इन्होंने छोड़ दी थी। इनके पेरेंट्स कहते थे भाई तुम क्या करोगे भाई, लड़ाई झगड़ा करते हो। तो इन्होंने अपने एग्ज़ाम पास की थी, बाद में अपनी पॉलिटी के नॉलेज अलग अलग जगह पर हासिल किए, और बाद में फिर हमारे आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने कूद गया। इनको हम गरम दल का नेता भी कहे जाते हैं, अलग अलग नाम से भी इनको जानते हैं। लेकिन हम चूँकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में जाने। अगर आपसे कोई पूछे तो कहिएगा इनका इकोनॉमिक आइडिया यही था कि देश से बेरोजगारी हटाने के लिए देश में इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है, और इसी काम को सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया गया, जिसको नेहरू और महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। बाद में एक आर्टिकल लिखे थे, मैं उस पर आर्टिकल को दूंगा। मैं उस आर्टिकल को थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर रखा हूँ। देखिए, उस आर्टिकल का थोड़ा सा एक पार्ट मैं रखा हूँ। ये पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हस्ती हैं, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कलकत्ता में है और पूरी इंडिया में इसका ब्रांच है, की स्थापना की थी। क्लियर है? और आज़ाद भारत में पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे, है ना। इनका व्यक्तित्व कम नहीं था, बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो बेस है पूरा इन्होंने तैयार किया था। कहीं कहीं पे इनको कहा सेकेंड 5 ईयर प्लान को ये शुरू नहीं किए हैं, कहीं कहीं पे सेकेंड 5 ईयर प्लान को नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, और कहीं कहीं महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। लेकिन जिस चीज़ की बात की गई थी किसमें, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, इनके द्वारा 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहले ही कह चुके थे कि अगर देश को विकास करना चाहते हैं, उन्होंने अपना आइडिया दिया था। हालांकि बाद में इनका भी नाम आना चाहिए था। कुछ बुक्स में मिलता है, कुछ बुक्स में नहीं मिलता है। तो इनका आर्टिकल के मैंने एक पैराग्राफ लिखा, जिसको मैं 3 पार्ट में बांटा हूँ। ये पूरा आर्टिकल मैं क्लास के बाद भेज दूँगा, उसको पढ़िएगा। देखिए, क्या है ना कि पॉलिटिकल रन सो डीप दैट प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको बोलते हैं पीसी महालनोबिस, द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। मैंने पहले बता दिया,
सेकेंड पहले 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल पे आधारित था। आगे हम बताएंगे, इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि डिस्कशन होगा तो पूरा आपको याद हो जाएगा। हम लोग प्लानिंग पे डिस्कशन करेंगे 10 क्लास, तो 10 क्लास हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। पहले 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल पे आधारित था, और दूसरा जो प्लान मॉडल भारत का था उसके आर्किटेक्ट कौन तैयार किए थे, तो प्रोफेसर महालेनोविस, है ना। देखिए, इन दिस बुक टॉक ऑन प्लानिंग कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, महालेनोविस रोट। इन्होंने कहा था कि भारत में प्लानिंग का जो है जो पायनियर है, जो अग्रदूत कहते हैं, वो नेहरू को बताए थे। अब देखिए इसमें आगे ये आर्टिकल है, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री वाज कन्वीन्ड इन दिल्ली ऑन अक्टूबर 1938, which was of the opinion that the problem of the poverty and unemployment of national defense and the economic regeneration in general cannot be solved without industrialization। मतलब बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन, चूँकि हमारे क्या उस समय विकास हो रहे थे, रेलवे का विकास हो रहा था, फैक्ट्री का विकास हो रहा था, लेकिन सारा सामान हमारे के यहाँ बन के कहाँ से आता था, इंग्लैंड से आता था। अगर रेलवे का विकास यहाँ हो रहा था तो रेलवे का जो पटरी है, रेलवे का जो इंजन है, ये सारी चीज़ें अगर इंडिया में ही अगर विकास होता, अगर इंडिया में ही उत्पादन होता तो शायद इंडिया का विकास ज़्यादा होता। रेलवे का पटरी बिछ रहा था यहाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता इंग्लैंड में आ रहा था। उसी प्रकार से जैसे आज मेट्रो का विकास इंडिया में हो रहा है, तो मेट्रो का कोच भी इंडिया में बनना शुरू हो गया, मेट्रो का पटरी भी इंडिया में बनना शुरू हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट इंडिया में बनना शुरू हो गया। उससे क्या होता है कि देश में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर हमारे के यहाँ पूरे बिहार में अगर मेट्रो का खर्च, पटना में अगर विकास हो रहा है तो बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है, माइग्रेशन हमारे क्या रुका है, लोग इनकम हमारी बढ़ी है। तो उसी तरीके से उस समय भी बात थी कि अगर भारत में गरीबी को ख़त्म करना है तो किसानी से कितना इनकम होगा। उस समय उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी था भी नहीं, तो इंडस्ट्री को स्थापित करने की बात की गई थी। ये बात किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं, है कि नहीं, कुछ लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं। अब देखो, दिस गैव द डिसिसिव टर्न टू थिंकिंग ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। इट वाज स्कॉलर, है ना, इट वाज स्कॉलर, समझो इनाम, समझो इन्हीं की इन्होंने विरोध किया था, शंकरी प्रसाद बसु, हु ब्राउट टू आवर अटेंशन, जो हमारी ध्यान को आकर्षित करते हैं, स्टेटमेंट बाय महालनोबिस एंड पॉइंटेड आउट, क्या कहे, दैट नथिंग कुड बी क्लेवर एक्ट ऑफ दी, है ना, सब्ट्रेगेज एज महालनोबिस mentioned the Congress president of 1938 but did not commit the, है ना, blasphemy of the uttering this name. It was none other than सुभाष चंद्र बोस। दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो की गई, अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो शायद ये काम संभव नहीं होता। और इनका अलग से भी अगर देखिए कहीं पर बुक्स में पढ़िएगा कि इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ द सुभाष चंद्र बोस उसमें मिलेगा, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। देखो इसको एक, है ना, महालनोबिस ने 1938 के कांग्रेस अध्यक्ष का उल्लेख किया था, लेकिन उनके नाम को उच्चारण करने की निंदा नहीं की थी। यह था सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई नहीं, है ना। एनीवे, कहने का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने भी प्लानिंग में, ऐसे भी आता है कि भारत में सबसे पहले प्लानिंग का जिक्र के समानता महालनोबिस का नाम आता है, लेकिन बाद में जो प्लानिंग कमीशन एक होना चाहिए, इसका जो है भरपूर चर्चा जो है सुभाष चंद्र बोस सबको करते हैं। एनीवे, चलिए थोड़ा सा इनका विचार हम लोग देख लेते हैं। किनका देख लेते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी का देखिए। वैसे इनके बारे में जान लीजिए, ये आपको जानना है, चूँकि वो जो हमारा पीसी महालनोबिस है, जिनका जो पीरियड है, वाज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टेटिशियन, आप लोग जानते हैं बहुत बड़े स्टेटिशियन थे। ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द महालनोबिस डिस्टेंस, ए स्टेटिस्टिकल मेजर एंड फॉर बीइंग वन ऑफ द मेंबर ऑफ द प्लानिंग फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ फ्री इंडिया। ये पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। ही मेड द पायनियरिंग स्टडीज इन एंथ्रोप और इन इंडिया, ही फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये भी मैंने बता दिया है आप लोग को, कलकत्ता में है। एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिजाइन ऑफ द लार्ज स्केल सैंपल सर्वे, और जो सैंपल सर्वे देख रहे हैं इन्हीं का द्वारा डिजाइन किया गया था। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन महालनोबिस हैज बीन कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, है ना। तो ये भी आपका एक कुछ पार्ट है।
जो कभी कहीं पढ़िएगा, पढ़ाइएगा, ये आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जब आप कहीं पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं डीपली में, तो आपको हर कंटेंट की जानकारी होनी चाहिए। आज नहीं आपका इस तरह हमारे पास मेथड आ गया कि बोर्ड है तो इतना सारी चीज़ें बताते हैं आपको करके, नहीं तो पहले भी लोग ऐसे पढ़ते थे। तो जब आप किसी टॉपिक, मान ले हम 10 टॉपिक पढ़ाते हैं, 2-3 टॉपिक नहीं भी पढ़ा, लेकिन आपको एक आधार मिल गया कि जब कभी नोट्स तैयार करेंगे, चूँकि भाषा की समस्या था तो दोनों भाषा में हो जाती है, तो हिंदी मीडियम में को दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन बेसिकली यही तरीका है कि जब आप रिसर्च करके पढ़ते हैं, अब जैसे कि हुआ कि अब जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे कोरिलेटेड चीज़ जानने की होना चाहिए। तो जब आप कहीं नोट्स बनाते हैं तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाइए। चलिए थोड़ा सा और देख लें। है ना जी, ये सब आपका 1944 आइट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे मिस्टर J.R.D. टाटा, आपका पुरुषोत्तम, एक मिनट, ये आठों का नाम है, जॉन मैथाई, ये सब नाम है जिन्होंने ए ब्रीफ मोड आपका जो है एक आउटलाइन दिया था प्लानिंग का, और जिसको हम लोग बॉम्बे प्लान कहते हैं। आप नाम पहले भी पढ़े होंगे इंडियन में, बॉम्बे प्लान कहते हैं। 8 व्यक्ति का नाम है, मैं अलग से दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक पीपुल्स प्लान आया, तो पीपुल्स प्लान जो है M.N. रॉय के द्वारा लाया गया था। ये पीपुल प्लान मतलब प्लानिंग किस तरह से आपको आया, पीपुल प्लान में आपका M.N. रॉय के द्वारा, दिस प्लान वाज फॉर 10 ईयर्स, ये प्लान भी 10 वर्षों के लिए था। एंड गैव द ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर, इसमें भी जो है एग्रीकल्चर पे, विकास पे काफ़ी बल दिया गया था। नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन was the main feature of this plan, and this plan was based on the Marxist socialism and drafted by the M.N. Roy on behalf of the Indian Federation of the Lahore। देखिए अलग अलग व्यक्ति ने प्लानिंग पे काम कर रहे थे, लेकिन अंत में सफल हमारा हुआ एज ए प्लानिंग कमीशन बनकर आज़ादी के बाद। तो इस तरह बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पे लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठते हैं या इवन आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यही सब कहीं से आएगा कि ये प्लान कहाँ से आया, इस प्लान का क्या आइडिया था। और ख़ासकर जब आजकल जो कंपटीशन का माहौल है, खासकर पीटी में, तो उसमें देखते हैं कि काफ़ी गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको काफ़ी गहराई में जाकर पढ़ना होगा, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने वाला है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ आइडिया था, मैं आपको बता दूं। यहीं पे कहीं आइडिया उनका है, हाँ देखो 2 आइडिया है। देखो पहले तो व्हाट आर द सोशल रिफॉर्म ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, उनका सोशल रिफॉर्म का जो आइडिया बेसिकली क्या था बता दें। पहले तो ही एम्फेसाइज द नीड फॉर द सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर प्रोग्राम। सोशल सिक्योरिटी में जैसे वृद्धा पेंशन मिलना, नौकरी के बाद पेंशन मिलना। जैसे आज के डेट में सरकार ख़त्म कर दिया ना भाई कि नौकरी करेंगे लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत अगर आप अपना पैसा कटाते हैं तो उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन एक तरफ है कि जो नेताजी हमारे यहाँ देश में हैं, इनको 1 बार 2 बार 3 बार अगर मंत्री बने हैं, संतरी बने हैं, तो 3-3 बार पेंशन मिलेगा, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके लिए पूरे देश में लंबा विरोध चल रहा है ना। तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो काम किए। अब नेताजी तो 5 साल आए चले गए, है ना, लेकिन हमारे क्या जो 30 साल 35 साल 40 साल तक नौकरी करते हैं, उनको एक सिक्योरिटी मिलना चाहिए। पहले 91 के पहले अगर हम बात करें, जब देश आज़ाद हुआ था, तो स्टील जो फैक्ट्री वगैरह होता उसमें सब जो है सरकारी नौकरी सब होता था, और रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पेंशन मिलता था, तकलीफ काफ़ी उनको कम होती थी। और ही वाज अमॉन्ग द फर्स्ट लीडर टू स्ट्रांगली एडवोकेट द इक्वालिटी ऑफ वेजेज। उन्हें सभी को वेज की, महिला हो पुरुष हो, सभी को समान वेतन मिलना चाहिए, जिस पर इन्होंने पुरजोर दिया था, फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। आज भी है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण या कुछ सोशल स्ट्रक्चर के कारण महिलाएं उतना काम नहीं कर पाती जितना पुरुष कर पाती, लेकिन आज के डेट में फिर भी महिलाओं को वेतन सामान्य मिलता है ना। माँ बनती है तो 6 महीना 9 महीने की छुट्टी मिलता है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी बेनिफिट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं है। 9 महीना के लिए कोई छुट्टी आपको देने वाला नहीं है, पैसा काट लेगा, कहिएगा लीव विदाउट पे। लेकिन इन्होंने ऐसा इम्फेसाइज किया था कि भाई महिला हो या पुरुष हो, दोनों को सामान्य, ये सब चीज़ छुपा हुआ है।
जब कहीं पढ़ते कि इस बात को आज लोग कहते, लेकिन ये बात बहुत पहले कह के चले गए कि भाई दोनों का सामान्य वेतन मिलना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, प्राउडली प्रोक्लेम्ड फ्री इंडिया विल नॉट बी ए लैंड ऑफ कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड एंड कास्ट। कह रहा जो हमारा आज़ाद भारत होगा उसमें एक पूंजीवादी, उसमें जमींदार या उसमें जातिवाद का कोई जगह नहीं होगा, ऐसा वो कहते थे, है ना। लेकिन आज है कैपिटलिस्ट हैं, देख रहे हैं, आज है लैंडलॉर्ड तो नहीं है, लेकिन सिस्टम तो है, किसके पास बहुत ज़मीन है, किसी पास रहने के लिए मकान नहीं है। तीसरा क्या, कास्ट, ये तो भरपूर पड़ा हुआ है। अगर आज के डेट में हम देखते हैं तब जिनके उन्होंने बात की थी और इनका जो मुख्य आइडिया था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि बड़े पैमाने पर रोज़गार देना उस समय, जिस समय कि हम 1938 की बात करते हैं, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, अगर इंडस्ट्री का विकास होता, कहिएगा सर कैसे, क्योंकि इंडस्ट्री उस समय स्थापित किया जा सकता था, क्योंकि भारत में जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये सारा एक ही कंट्री था, उस समय की बात कर रहे हैं। और हमारे क्या रॉ मटेरियल बड़े पैमाने पर होता था और भारत से रॉ मटेरियल विदेशों सप्लाई होता था। तो हम पढ़ते भी हैं इन कॉलोनियल पीरियड, इन ब्रिटिश रूल, रॉ मटेरियल वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड एंड क्या बोलते थे आपका जो है फाइनल गुड्स, हम लोग वहाँ से क्या करते थे, यहाँ पर इंपोर्ट करते थे। अब सवाल है कि बिकता कपड़ा यहाँ था, रेलवे का पटरी बिकता यहाँ था, बिस्किट बिकता यहाँ था, कपड़ा बिकता यहाँ था, बनता कहाँ था, इंग्लैंड में। तो जहाँ बनेगा वही न उत्पादन होगा, और जहाँ उत्पादन होगा वही न रोजगार मिलेगा। तो सामान बिक रहा था इंडियन मार्केट में, रोजगार मिल रहा था ब्रिटेन के मार्केट में। अब सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि इंडस्ट्री को यहीं पे स्थापित किया जाए। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित होगा तो इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि हमारे के यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अगर हमारा इंडस्ट्री का यहाँ विकास होता है तो एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट करेंगे इंडस्ट्री में और उसकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जैसा कि आपको प्लान्ड इकोनॉमी में आपका जो विश्वेश्वरैया भी कहते हैं, जैसा कि एम एन रॉय, सभी लोग इस पर सभी लोग सहमत भी थे कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है तो सभी लोग अध्ययन करके बोले ना कि इंग्लैंड में भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहाँ के भी किसान वहाँ से निकल के काम करना शुरू किए, तो वहाँ के परिवार की आमदनी बढ़ी। और परिवार की आमदनी बढ़ी तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, बढ़ा, है ना, क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। लेकिन इंडिया में भी इसी तरह का चीज़ किया जाता, उनका मानना था, तो भारत का विकास तीव्र गति के साथ हो सकता था। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो जो बचा कुचा वो तो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा जो फिजिकल रिसोर्सेज है, उसका जो है पूरा का पूरा उपयोग किया। ऐसे एक क्वेश्चन मन में आया कि भारत में सबसे पहला एयरपोर्ट कहाँ बना, वो बताएगा। तो सब जानता होगा। इलाहाबाद, मुंबई भी था, पहला एयरपोर्ट यहाँ बनता था। हालांकि इलाहाबाद बाद में एयरपोर्ट बहुत, अब हाल तक वहाँ प्लेन चलता भी नहीं था, है ना, इलाहाबाद था। एनीवे, आप लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम लोग को पूरा ध्यान रखना होगा कि हम वो चीज़, हर चीज़ जानने का प्रयास करेंगे जो आपके लेक्चर्स को मजबूत बनाए, आपके लेखनी को मजबूत बनाए। चलिए, यहाँ इस स्लाइड पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, यहाँ तक हो गया है। पीपुल्स प्लान भी हो गया, गांधीयन प्लान पे आइए। हालांकि इसमें कुछ काम बाकी है, मैं आज करके इस स्लाइड को आप लोग को भेज दूंगा रात तक, ठीक है। तो डिस्कशन हो गया। देखो, द प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय द श्रीमान नारायण, प्रिंसिपल ऑफ द वर्धा कमर्शियल कॉलेज, and it emphasized the economic decentralization bit
प्राइमेसी ऑफ द रूरल डेवलपमेंट बाय डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए इसका मानना था, एक होता है सेंट्रलाइज प्लानिंग, एक होता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज यानी कि नीति आयोग, एक अभी तो हम पढ़ाए नहीं नीति आयोग, ना प्लानिंग पढ़ाए हैं, अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। नीति आयोग है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का एग्जाम्पल, अब प्लानिंग कमीशन था सेंट्रलाइज प्लानिंग का एग्जाम्पल। प्लानिंग कमीशन को टॉप टू बॉटम प्लान कहते हैं, है नहीं, सेंट्रलाइज प्लानिंग को टॉप टू बॉटम प्लान कहते हैं। अगर हम कहेंगे तो सब मान लो, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। ऐसा भी हो सकता है कि तू जब जो स्टूडेंट को बोलो उसको हम माने, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। तो हम जो बोले वो सब माने या तुम लोग सब बोलो वो माने, कौन अच्छा है बताओ? बच्चा जो बोले वो माने, टीचर्स या मैनेजमेंट माने, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्लान। क्या बोलते हैं? पंचायती राज जो है ना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का आपका एग्जाम्पल आपका है। गांधी जी रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बात करते थे। गांधी जी कॉटेज छोटे छोटे इंडस्ट्री के विकास की बात करते थे। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा देश का, जब तक हमारी जो भारत की आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और जब तक किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की, हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तब तक समग्र विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब तक हम इंक्लूसिव ग्रोथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी बात को अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना जरूरी है, तभी शहरी क्षेत्र का विकास होगा। और उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में वो सारा सुविधा दीजिए जो शहरी सुविधा क्षेत्र में दिया जाता है, तब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, जिसके लिए उन्होंने पूरा मॉडल लाया था। पूरा क्या था? पूरा था प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया या प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। वो सारी सुविधा जो शहर में मिलती है, अगर वो सारी सुविधा अगर कहाँ दिया जाए, अगर सारी सुविधा गांव में भी दिया जाए तो गांव के लोग भी क्या होगा, अच्छा कुछ करेंगे। ठीक है, गांव के लोग भी क्या करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारे यहाँ जो आपका जो गांधी का मॉडल था वो रूरल मॉडल पर आधारित था। और बाद में इवेन आपका अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था, एक कार्यक्रम बनाया था, उसको बोलते थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना, है ना, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में चौड़ी चौड़ी रोड बनाई गई, जिससे रोड का विकास होने से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ, गाड़ी की संख्या बिगड़ा हुई। क्योंकि होता है क्या कि जब रोड का विकास होते चला गया तो उस हिसाब से गाड़ी की संख्या बढ़ी, और जब कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बिक्री होती है तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जीएसटी के रूप में इनकम होता है, फिर राज्य सरकार को रोड टैक्स के रूप में इनकम होता है, और जब गाड़ी बिकती है तो उससे संबंधित बहुत सारे लोग को रोजगार मिलता है, ड्राइवर के रूप में मिलता है, उससे छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलते हैं। क्योंकि जब बड़े इंडस्ट्री का विकास होता है तो साथ में छोटे छोटे इंडस्ट्री का भी विकास होता है। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा आ जाइए, सर्वोदय प्लान नाम सुने होंगे भाई, है ना। सर्वोदय प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय द जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे, है ना। इंस्पायर्ड बाय दी गांधीयन प्लान, ये भी गांधीयन प्लान से क्या थे? इंस्पायर्ड थे। प्लान एंड सर्वोदय प्लान आइडिया ऑफ विनोबा भावे, एंड दिस प्लान एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। इसी तरह के विकास हम पहले बात किए थे, चूँकि पहले ही भी कर चुके हैं कि जो सर्वोदय प्लान जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, लिखा गया था, वो इंस्पायर्ड है किसका? गांधीयन प्लान से, जो कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की विकास पर बात करते हैं, जिससे किसी भी देश का विकास होगा। और कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्रों में अगर विकास होता है तो ये तो सुभाष चंद्र बोस भी कहते रहे हैं, ये महालनोबिस भी कहते रहे हैं, ये नेहरू भी कहते रहे हैं, आज भी कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री के विकास होने से ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर में लोग सरप्लस लोग हैं वो निकल के आएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। जो सरप्लस लेबर है, ये तो कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि सरप्लस लेबर को शिफ्ट किया जाए, आमदनी बढ़नी चाहिए। आज भी चाहते हैं हम लोग हैं कि एक ही दुकान में 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 व्यक्ति का नौकरी लग जाएगा, उससे दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इन अगस्त 1944 द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट set up planning and development department under the change of the Ardesh Dalal, but this department was abolished in 1946। ये 1944 में बनाया गया था, लेकिन 1946 में को डिमोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया था। ठीक है,
तो आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इसका और स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, प्लानिंग का। इसको पढ़ गइएगा। हम इसको PDF को जो भी है ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, आप सब को पढ़ने में आसानी होगा। थैंक यू।